13 जून 1971 को यूके के संडे टाइम्स अखबार में एक खबर छपी। खबर की शुरुआत कुछ यूं थी। अब्दुल बारी की किस्मत जवाब दे चुकी थी। पूर्वी बंगाल के हजारों लोगों की तरह उसने भी एक अजीम गुनाह कर डाला था। गुनाह ये कि वो पाकिस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी की निगाह में आ गया। 24 साल का दुबला पतला अब्दुल फौजियों से घिर चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अंदाजा क्योंकि हो गया था कि अब वो सिर्फ चंद मिनटों का मेहमान है। कहाँ यूके और कहाँ पूर्वी बंगाल। सवाल ये कि वहाँ से रिपोर्ट इतनी दूर पहुंची तो कैसे, और लिखने वाला था कौन? जाहिर सा जवाब है एक पत्रकार। पत्रकारिता के उसूलों के बारे में बात करेंगे तो किसी न किसी नंबर पे ये जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा कि पत्रकार के लिए ज़रूरी है कि वो कहानी कहे, खुद कहानी न बन जाए। लेकिन पत्रकार भी इंसान है और इंसान की कहानी कब किस मोड़ पे कौन सा रुख ले कहा नहीं जा सकता। आज का किस्सा एक ऐसे ही पत्रकार का है जिसकी लिखी एक रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल कर रख दिया हमेशा हमेशा के लिए। कौन था ये पत्रकार और उनकी एक रिपोर्ट ने 1971 के युद्ध में क्या भूमिका निभाई, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 6 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। शुरुआत से पहले आप यदि युद्ध के किस्सों के शौकीन हैं तो कुकू एफएम ऐप पर आपको द्वितीय विश्व युद्ध और कारगिल युद्ध जैसी कई ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। साथ ही वहाँ मौजूद है जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के अगर आप दर्शक हैं तो आपके लिए कुकू एफएम ऐप एक खास ऑफर भी ला रहा है। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा LT50 कोड। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 250 प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर ही आपको मिल पाएगा। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है। चलिए अब किस्से पर चलते हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी तब दिल्ली से बाहर थी, प्रधानमंत्री। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों ने भारत पर हमला कर दिया है, इंदिरा गांधी दिल्ली लौट गईं। उन्होंने सेना के अफसरों और कैबिनेट के नेताओं के साथ रात के 11 बजे एक मीटिंग की और उसके बाद आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस किया। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। इसके ठीक 3 दिन बाद आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संसद में घोषणा की। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी और इस घोषणा के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी राजनयिक संबंध पूरी तरह खत्म कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान में अगले दिन यानी 7 दिसंबर को चुनाव भी होने वाले थे, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया। जमीन पर जहां सेना ने जंग की शुरुआत की, वहीं वैश्विक स्तर पर भी गोटियां सेट की जा रही थी। शीत युद्ध अपनी चोटी पर था। 70s की शुरुआत थी, याद कीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका नए सिरे से चीन से संबंध बनाने की कवायद में था और इसमें मोहरा था पाकिस्तान, जिसके चीन के साथ अच्छे संबंध थे, तब भी अब भी हैं। किसिंजर बार बार चीन को पाकिस्तान की मदद करने के लिए उकसाते जा रहे थे, लेकिन भारत की तैयारी पूरी थी। लगभग किंवदंती बन चुका किस्सा है कि मानेकशॉ ने इंदिरा से युद्ध की तैयारी के लिए 6 महीने वक्त मांगा और इन 6 महीनों में भारत ने 3 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी कर ली। वेस्टर्न, ईस्टर्न और इंडो चाइनीज बॉर्डर पर, नॉर्थ कह सकते हैं। यही जनरल मानेकशॉ आगे चल के फील्ड मार्शल मानेकशॉ बन गए। भारत तैयार था कि अगर युद्ध में चीन उतर भी गया तो उसका माकूल जवाब वो दे दे, 62 का दोहराव न हो। चीन ने भी किसिंजर की बात को नजरअंदाज करते हुए युद्ध में उतरने से इनकार किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान चीन और अमेरिका के भरोसे थे। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला सैनिक विद्रोह कर चुके थे, लेकिन तब तक हार निश्चित देख उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को संयुक्त राष्ट्र भेजा। युद्ध को शुरू हुए 9 दिन हुए थे कि 12 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुला ली गई। जुल्फिकार पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि जॉर्ज बुश सीनियर।
भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए भेजा। बुश सीनियर की बारी आई तो उन्होंने स्वर्ण सिंह की ओर मुखातिब होकर एक सवाल पूछा कि आखिर भारत की मंशा क्या है। स्वर्ण सिंह ने नहले पे दहला मारते हुए तब जवाब दिया था कि भारत तो पड़ोसी है, आप बताइए कि अमेरिका की मंशा क्या है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक अभी चली रही थी कि निक्सन और किसिंजर के आशीर्वाद से अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट से टास्क फोर्स 74 नाम से एक नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। बहाना दिया कि ऐसे अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किया जा रहा है, जबकि एक दिन पहले ही सभी अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकाला जा चुका था। इवैक्यूएशन उनका पूरा हो गया था, सिविलियंस का कम से कम। अगर कोई अमेरिकी नागरिक पीछे तब रह भी गया था, तब भी समझ से बाहर था कि उसे निकालने के लिए परमाणु शक्ति से चलने वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा गया था, और वो भी अकेले नहीं, अपनी पूरी फ्लीट के साथ। टास्क फोर्स 74 का नेतृत्व कर रहा था यूएसएस एंटरप्राइज। अब ये एंटरप्राइज एक चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन था जिसके पास ताकत का अकूत भंडार था, लड़ाकू विमान थे। फिर वो अकेला भी नहीं आया था, उसके साथ 7 डिस्ट्रॉयर्स थे, एक हेलीकॉप्टर कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर का ही छोटा भाई समझ सकते हैं, उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आप लॉन्च करते हो, और यूएसएस ट्रिपोली उसका नाम था, और एक टैंकर साथ में था। भारतीय नौसेना के पास भी विमान वाहक पोत था, आईएनएस विक्रांत, लेकिन तब हम एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी फ्लीट से टकराने लायक मजबूत नहीं होते थे। हालांकि लड़ाई का इरादा अमेरिका का भी नहीं था, वो वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था बुरी तरह, जिसके खिलाफ अमेरिकी लोग सड़कों पर थे। ऐसे में अमेरिका एक और युद्ध में अपने हाथ जलाने का जोखिम नहीं लेता, लेकिन उसकी मंशा इतनी तो जरूर थी कि अमेरिकी बेड़े को देखकर भारत पर दबाव बनता जाए। तब भारत की मदद के लिए आगे आया सोवियत संघ, जिससे हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की थी साइन, जिसने पहले संयुक्त राष्ट्र में 3 बार सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो किया और भारत को बचाया। दोस्ती का वादा निभाते हुए सोवियत संघ ने हिंद महासागर में अपने नौसैनिक बेड़े को अमेरिकी नेवी के बेड़े के पीछे लगाया, और सोवियत बेड़े में जानबूझकर के एक ऐसी पनडुब्बी को रखा गया जो परमाणु हथियारों से लैस थी, न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स थी उसमें। साथ में एक माइन स्वीपर को भी बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया गया। अब ये एक ट्रिप फायर सिस्टम है और इसने अमेरिका के सैनिक विकल्पों को एक झटके में खत्म कर दिया। अब भारत पर से सारा दबाव लगभग जाता रहा। सोवियत संघ की इस हरकत से नाराज होकर किसिंजर ने निक्सन से बिना पूछे शिखर वार्ता को रद्द करने की धमकी दे डाली, लेकिन सोवियत बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तब तक डटा रहा जब तक कि 1972 के पहले सप्ताह में अमेरिकी फ्लीट वापस नहीं चली गई। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है, ये बात सही है, फैक्ट है कि भारत और सोवियत संघ के रिश्ते उस वक्त बहुत अच्छे थे, अभी अच्छे ही हैं, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में कोई देश बेकार में किसी की मदद नहीं करने के लिए आगे आता है। वो भी तब जब इसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होनी थी। सोवियत संघ के इस कदम की जमीन बहुत पहले तैयार हो चुकी थी, जब युद्ध से कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी ने मॉस्को और यूरोप का दौरा किया था। युद्ध के समाप्त होने के बाद द संडे टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा। एक सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी ने बताया कि द संडे टाइम्स के एक आर्टिकल को पढ़कर ही उन्होंने यूरोप और मॉस्को का दौरा करने का फैसला लिया, जिसके नतीजे में हमको फिर सोवियत संघ से मदद भी मिली। ये वही आर्टिकल था जिसके बारे में हम इस किस्से की शुरुआत में आपको बता रहे थे। इस आर्टिकल से दुनिया को पहली बार पूर्वी पाकिस्तान में सेना के कारनामों का पता चला था। ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत से पहले ही बांग्लादेश से विदेशी पत्रकारों को निकाला जा चुका था। किसी न किसी बहाने से आपने ये किया, आपने वो किया, वापस जाइए, और बिना पाकिस्तानी सेना की सहमति से कोई न्यूज़ नहीं छप पाती थी उन दिनों। ऐसे में ये आर्टिकल कहाँ से आया, जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली उनकी संसद है, उसमें 1313 सीटें थी, जिनमें से 169 पूर्वी पाकिस्तान में होती थी। पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी आवामी लीग ने 167 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। मतलब प्रधानमंत्री अब उनकी पार्टी से बनना था, लेकिन राष्ट्रपति याह्या खान नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी पूरे देश पर राज करे, वेस्ट पे भी। मतलब बेसिक आइडिया यह था कि कोई बंगाली किसी पंजाबी पे राज ना करे, आइडिया यही था। ऐसे में दिसंबर 1970 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए।
25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना भेजकर अवामी लीग और स्थानीय हिंदू और बांग्ला जनता का दमन करना शुरू कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी, जो आंदोलन का केंद्र थी, वहां छात्रों और प्रोफेसर्स को लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई और इसके बाद गांवों और कस्बों में लाखों लोगों की हत्या का प्रोग्राम शुरू हुआ। सेना के ऑफिसर इसे फाइनल सोल्यूशन का नाम दे रहे थे, वही टर्म जो कभी हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदियों के नरसंहार के लिए दिया था। भारतीय इंटेलिजेंस को इसकी भनक थी और जब भारत में रेफ्यूजियों का आगमन शुरू हुआ, क्योंकि वहां से मार पड़ती थी तो भाग के यहाँ आते थे बेचारे, वो बॉर्डर लगी हुई है, तो ये समस्या अकेले पाकिस्तान की नहीं रह गई। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने पता लगाया कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान तब कहते थे, उसमें चल क्या रहा है, लेकिन बाकी दुनिया इससे अनजान थी और बहुत देर तक उसने अनजान रहना ही चुना, कम से कम पब्लिक तो खास तौर पर। यकीनन अमेरिका, चीन जैसे देशों की सरकारों को इसका पता था, लेकिन शीत युद्ध की हवाएं पाकिस्तान की तरफ बह रही थी, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज बांग्ला लोगों के विरोध को कुचलने में सफल होती जा रही थी। ये देखकर याह्या खान के दिमाग में आइडिया आया कि अब कुछ नंबर बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से 8 रिपोर्टर्स की एक टीम पूर्वी पाकिस्तान ले जाई गई एक पीआर टूर पे, ताकि इस बात की डींगे हाँकी जा सकें कि सेना ने पाकिस्तान के गद्दारों को सबक सिखा दिया। 10 दिन का टूर हुआ और पत्रकारों को जैसा कोच किया गया वैसा ही वापस जाकर उन्होंने छाप दिया, सिवाय एक के। इस पत्रकार का नाम था एंथनी मैस्करेनस। अंग्रेजी नाम से धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, वे शुद्ध पाकिस्तानी पत्रकार थे, पाकिस्तानी नागरिक थे। 10 दिन के टूर के बाद मैस्करेनस वापस पाकिस्तान पहुंचे। जो हैवानियत उन्होंने देखी थी उसने उनकी रातों की नींद को हराम कर दिया था। परिवार वालों ने पूछा तो मैस्करेनस ने सच्चाई बयान की। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने जो नज़ारा देखा, अगर उसकी सच्चाई मैंने लिखी नहीं तो कभी दोबारा एक शब्द मैं नहीं टाइप कर पाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में असलियत लिखना आसान तो था नहीं। हर अखबार की रिपोर्ट मिलिट्री सेंसर से होकर गुजर रही थी, क्योंकि माहौल उस तरह का हो गया था, और अगर मैस्करेनस सच्चाई लिखने की कोशिश करते तो उन्हें गोली मार दी जाती। मैस्करेनस की बहन तब लंदन में रहती थी। उनकी बीमारी का बहाना करके मैस्करेनस लंदन और वहां से सीधे टाइम्स के दफ्तर में पहुंचे, संडे टाइम्स। खबर दुनिया हिला देने वाली थी। एडिटर ने छापने के लिए हामी तो भरी, लेकिन एक और मुसीबत थी। मैस्करेनस का परिवार तब पाकिस्तान में ही था और रिपोर्ट छपने से पहले उनका पाकिस्तान से निकलना ज़रूरी था। रिपोर्ट एडिटर को सौंप दिया। मैस्करेनस ने पाकिस्तान वापस भी वो आ गए और एडिटर से उन्होंने वादा लिया कि जब तक उनका परिवार पाकिस्तान से निकल नहीं जाएगा ये रिपोर्ट नहीं छापी जाएगी। पाकिस्तान में तब नियम था कि एक नागरिक एक बार में सिर्फ एक विदेशी उड़ान भर सकता है, इसलिए मैस्करेनस को अपने परिवार सहित पहले अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़ा और वहाँ से वो लंदन पहुँच पाए। जिस दिन मैस्करेनस का परिवार लंदन पहुंचा, अगले ही दिन संडे टाइम्स के पहले पन्ने में बोल्ड लेटर में छपा जेनोसाइड। इस आर्टिकल के थ्रू पहली बार पूरी दुनिया ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हो रहे नरसंहार को जाना। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने संडे टाइम्स के एडिटर हेराल्ड इवंस के साथ इंटरव्यू में इस आर्टिकल का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि रेफ्यूजीज के पलायन और इंटेलिजेंस सोर्सेज ने उन्हें पूर्वी पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा दे दिया था, लेकिन मैस्करेनस के आर्टिकल को पढ़कर उन्हें पहली बार उस विभत्सता का एहसास हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी आगे बताती हैं कि इस आर्टिकल को पढ़कर वो इतनी शॉक हुई कि उन्होंने तभी निर्णय ले लिया था कि वो यूरोप और मॉस्को का दौरा करेंगे। संडे टाइम्स में छपे आर्टिकल की बदौलत भारत को युद्ध में एक स्टैंडिंग मिली इंटरनेशनल लेवल पे, और मॉस्को और बाकी यूरोपियन राजधानियों का दौरा करके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में भारत के दखल की जमीन तैयार की राजनयिक तौर पे। पाकिस्तान के नज़रिए से मैस्करेनस गद्दार थे, लेकिन इसके बावजूद मैस्करेनस पाकिस्तान से बड़ी खबरें क्रैक करते रहे, ब्रेक करते रहे। 1979 में पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर अस्त्र तैयार किए तो इसे रिवील करने वाले पहले पत्रकार मैस्करेनस ही थे। आज़ाद बांग्लादेश में आज भी उन्हें हीरो की तरह देखा जाता है। बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर म्यूजियम में आज भी उनका वो आर्टिकल सहेज के रखा गया है। संयोग रहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के, या बांग्लादेश युद्ध के कहिए, ठीक 15 साल बाद यानी 3 दिसंबर 1986 को मैस्करेनस ईश्वर को प्यारे हो गए। उनका परिवार आज भी लंदन में रहता है। युद्ध के किस्सों को सुनाते सुनाते हम भूल जाते हैं, ऐसा उन जाबाज पत्रकारों की बदौलत भी होता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये कहानियाँ और सच हमारे और आपके सामने लाते हैं। तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।